बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उन खबरों के साथ जिन पर आज दिन भर नजर रहेगी, या यूं कहें पूरे दिन आपको इनसे जुड़ा रहना चाहिए क्योंकि अपडेट पूरे दिन मिलने वाली है। आज राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। सुबह 11 बजे मतपत्रों की यानी गिनती काउंटिंग शुरू हो जानी है। अलग अलग राज्यों से आए बैलेट बॉक्स में मतपत्रों की गिनती होनी है। आपको बताएं, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। आज होने वाली काउंटिंग के बाद यह साफ हो जाएगा, औपचारिक घोषणा हो जाएगी शाम तक कि रायसीना की जंग कौन जीत रहा है, अगला महामहिम कौन होगा, 15वें राष्ट्रपति के तौर पर किसका चुनाव हो गया है, ये सामने आ जाएगा। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा तो एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा और शाम तक ये साफ हो जाएगा, औपचारिक घोषणा हो जाएगी। तो सुबह 11 बजे से मतपत्रों की काउंटिंग शुरू होगी। अलग अलग राज्यों से जो बैलेट बॉक्स आए हैं उसमें मतपत्रों को गिना जाएगा और आपको बताएं, वरीयता के आधार पर इस पूरे चुनाव में ये तय हो जाएगा कि महामहिम कौन होगा अगला। तो देखिए, लगभग 3 घंटे का वक्त बाकी है, 3 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 11 बजे से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। महामहिम का महामुकाबला आप एबीपी गंगा पर देखेंगे और वक्त भी ज्यादा नहीं रह गया है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से। तो काउंटिंग शुरू होगी 11 बजे और ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। इसके साथ ही शाम तक ये औपचारिक घोषणा हो जाएगी कि अगला महामहिम कौन होगा। अलग अलग राज्यों से जो बैलेट बॉक्स आए हैं, मतपत्रों की गिनती शुरू होगी और प्रथम वरीयता पर किसके लिए सबसे ज्यादा वोट्स हैं, ये तय कर देंगे कि अगला महामहिम कौन होगा। ऐसे में ये मुकाबला आज 11 बजे जब मतपेटियां खुलेंगी, मतपत्रों की गिनती शुरू होगी, तो शाम होते होते स्पष्ट कर देगा कि रायसीना की जंग कौन जीत रहा है और जश्न की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। और आपको बताएं, एनडीए की तरफ से जश्न की तैयारी तो कर ली गई है, लेकिन किसके नाम पर मुहर लगेगी, औपचारिक घोषणा किसके नाम के लिए होने वाली है, बस उसका इंतजार बाकी है। और इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है, जो वक्त है वो आप काउंटडाउन देख सकते हैं। एबीपी गंगा की स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि काउंटिंग में कितना वक्त बाकी रह गया है और यही वो एक्चुअल टाइम है, यही वो वक्त है जब मतपेटियां खुलनी शुरू हो जाएंगी 11 बजे से और काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तब स्पष्ट हो जाएगा कि अगला महामहिम कौन होने वाला है। और देखिए, वहीं आज शाम 5 बजे बीजेपी की जश्न यात्रा निकलने वाली है और इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की ये यात्रा निकाली जानी है। पंडित पंत मार्ग से राजपथ तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाएगी। तो देखिए, एनडीए खेमे में जश्न की तैयारी पूरी हो चुकी है, रोड मैप तैयार हो चुका है कि ये यात्रा जो जश्न यात्रा है वो कहां से कहां तक गुजरेगी। शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है। आपको बताएं कि संख्या बल के हिसाब से जो गणित है, जो वोट वैल्यू है, उन सब का आकलन यही कहता है कि बस औपचारिकता मात्र है द्रौपदी मुर्मू के लिए अनाउंस होने के लिए। जहां 11 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो 5 बजे बीजेपी की तैयारी पूरी है। एनडीए की तरफ से जश्न यात्रा में अगुवाई करेंगे अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं। चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी की यात्रा निकलेगी कहां से कहां तक, तो पंडित पंत मार्ग से राजपथ तक जेपी नड्डा के अगुवाई में ये यात्रा निकाली जाएगी। तैयारियां पूरी है, जश्न यात्रा इसका नाम दिया गया है। और 5 बजे जैसे ही शाम 4 से 5 बजे का वक्त भी बताया जा रहा है कि सारे काउंटिंग के बाद औपचारिक तौर पर यह घोषित कर दिया जाएगा, जिसमें जो आंकड़े हैं, जो गणित है, वो यही इशारा करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आएगा। ऐसे में जश्न की तैयारियां पूरी हैं। आगे बढ़े, लखनऊ की बात करते हैं। देखिए, यहाँ स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के बाद जमे अधिकारी कर्मचारी पर मंत्री सख्त होते नजर आ रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का अल्टीमेटम सामने आ रहा है कि जल्द से जल्द नए तैनाती स्थल पर पद संभालें। जो तमाम अधिकारी हैं उनका निर्देश जारी हो चुका है। पद नहीं संभालने पर निलंबन की कार्रवाई होगी, ये कहते हैं नंद गोपाल नंदी। दरअसल ये बात सामने आई है ग्रेटर नोएडा और नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में करीब 30-32 साल से कुछ अधिकारी कर्मचारी स्थानांतरण के बाद भी अपने पद पर जमे हुए हैं। नवीन तैनाती स्थल पर उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया है। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि तुरंत अंतिम चेतावनी यानी अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जहां उनकी नई तैनाती है वहां पर जाएं, अपना कामकाज संभालें, नहीं तो ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होने वाली है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, और ये बहुत सख्त लहजे में कहा गया है। सबसे बड़ी बात कि 30 और 35 साल से कोई एक जगह पर जमा कैसे रह सकता है शैलेश, ये कैसे संभव है? और अब ये सख्ती की बात कहां से सामने आ रही है, क्या वजह रही है? देखिए श्रीलता, सारा खेल है सेटिंग का। तमाम जो अधिकारी हैं वो अपने आला अधिकारियों से सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद जो मलाईदार पद है वहां पर जमे रहते हैं। और ऐसी ही जानकारियां जो हैं वो लगातार औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की जानकारी में आ रही थी। उन्होंने कहा कि उनके कई जगह से अलग अलग तरफ से उन्हें सूचनाएं मिली है कि 30 और 32 साल से भी तमाम ऐसे लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो जमे हुए हैं वहीं पर और उनके तबादले भी नहीं हो रहे थे। वहीं एक समस्या ये आई। दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कई लोगों के अभी तबादले हुए। 30 जून जो तबादलों की अंतिम तिथि थी तब तक तमाम लोगों की लिस्ट जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे अभियंता है, ऐसे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो अपनी जहां पर उनको भेजा गया है वहां पर जाके ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। यानी अपने बॉस से सेटिंग कर ली, उनकी रिलीविंग नहीं हुई, दूसरी जगह ज्वाइन नहीं किया। इसकी वजह से कामकाज भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और ये जानकारियां सामने आने के बाद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने लास्ट अल्टीमेटम दिया। उन्होंने साफ कहा है कि अंतिम चेतावनी है, अब भी जिनके तबादले हुए हैं अगर वो अपनी नई जगह पर जो हाँ उन्हें पोस्टिंग दी गई है वहाँ पर अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो अब सीधे निलंबन की कार्रवाई होगी और इसके बाद अब कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो देखना ये होगा कि अब इस पूरे मामले में, क्योंकि सख्त रूप जो है वो देखने को मिल रहा है मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का, क्योंकि लगातार एक के बाद एक इस तरह से शिकायतें उन तक पहुंच रही थी कि लोग जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जहां उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी वजह से कामकाज जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो अब देखना ये होगा कि अब अगले 1 से 2 दिन के अंदर क्या तस्वीर आती है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि तत्काल अपनी जहां पोस्टिंग दी गई है, नवीन तैनाती का जो स्थल है वहां पर जाकर आपको कार्यभार संभालना है। जो उनके अधिकारी हैं जो उन्हें भी साफ कहा है कि जल्द से जल्द सवाल उठता है कि क्या ऐसे लोगों की रिपोर्ट का इंतजार 30-32 साल तक होना और नई जगह अल्टीमेटम के बाद इसकी नौबत आना, इसके पीछे कोई वजह बताते होंगे? देखिए स्नेहता, 2 अलग चीजें हैं। एक जो 30-32 साल वाले प्रकरण है उनमें हम आपको बता दें कि ये लगातार उनके पास जानकारियां आ रही हैं कि कई अधिकारी हैं जो तबादलों से बच भी गए। देखिए ऐसे भी लोग हैं जिनका तबादला मान लीजिए नहीं हुआ, कई ऐसे हैं जिनका 30-32 साल से तबादला नहीं हुआ था लेकिन इस बार उनका तबादला किया गया। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं और दोनों ही मामलों को लेकर उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि कुल मिलाकर जिनके भी तबादले हुए हैं वो अपने नवीन तैनाती स्थल पर जाएं, अपनी ज्वाइनिंग करें और इन सारी रिपोर्ट्स को भेजा जाना है मंत्री के पास। उन्होंने खुद ये कहा है कि सारी जानकारियां उनको दी जाएंगी, यानी जो लोग भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनकी एक-एक, और उसके बाद वो खुद समीक्षा भी देखिए इसकी करेंगे कि कितने तबादले हुए, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। चलिए ये देखना होगा कि आखिर ये तबादलों का खेल है क्या और इसके तहत किस तरीके से एक्शन लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है, दिनेश खटीक ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। देर रात जेपी नड्डा के आवास पर इनकी मुलाकात हुई है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर उनकी बातचीत हुई है। खटीक ने पार्टी अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखी है। खटीक के साथ पश्चिमी सह संगठन के मंत्री कर्मवीर भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी अपडेट है, दिल्ली से आपको बता रहे हैं। दिनेश खटीक की मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से देर रात उनके आवास पर हुई है। देखिए उत्तर प्रदेश की जो ये हलचल है ये दिल्ली तक पहुंची हुई है और ये पूरा मामला शुरू होता है मंगलवार से,
कैबिनेट की बैठक में, जहां पर परिषद की बैठक में शामिल होना था, लेकिन यहां एक चिट्ठी पहुंचती है। लेकिन अब ये खुद पहुंच गए हैं। दिनेश खटीक को लगातार ढूंढा जा रहा था कि आखिरकार इनका अभी कहां ठिकाना कहां है ये मौजूद। तो जानकारी ये मिल रही है कि देर रात जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर इन्होंने मुलाकात की है, अपनी बातचीत कही है। मौजूदा जो स्थिति है, जो नाराजगी है, जाहिर तौर पर इस्तीफा दिया है तो बहुत खुश तो नहीं होंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ये दिल का दर्द उन्होंने साझा किया है। इसके साथ पश्चिमी यूपी सह संगठन मंत्री कर्मवीर भी मौजूद रहे। तो देर रात राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर यह मुलाकात हुई है। दिनेश खटीक जो ये नाम है, 2-3 दिन से जिस तरीके से चर्चा में है, लगातार इनको ढूंढा जा रहा है, इनसे पूछने की कोशिश की जा रही है कि क्या वजह है। हालांकि इन्होंने लिखा है अपनी चिट्ठी में कि वजह क्या है इनके इस्तीफे की, लेकिन इस्तीफे की नौबत आई कैसे? पार्टी के भीतर ना राज्यपाल ना सीएम, सीधे ये इस्तीफा कैसे पहुंचता है दिल्ली? चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का। हमारे सहयोगी अविनाश मौजूद है जो दिल्ली की हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। तो मुलाकात के बारे में क्या जानकारी आ रही है अविनाश, और क्या चल रहा है अभी? देखिए, इसमें लता अगर बात करें तो जिस तरीके से दिनेश खटीक ने नाराजगी में अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद उनको दिल्ली में पार्टी आला कमान ने बुलाया था। कल रात 10:30 बजे वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे पहुंचे, जहां तकरीबन 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। इसमें दिनेश खटीक ने अपने तमाम सारी जो समस्याएं हैं उसको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखा। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को इस बार अच्छी खासी बहुमत मिली, अच्छी खासी सीटों पर जीत दर्ज हुई है, ऐसे बीजेपी नहीं चाहती कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इस तरीके से किसी संदेश निकले। इसीलिए तुरंत बीजेपी ने क्षेत्रीय जो संगठन मंत्री हैं कर्मवीर सिंह, उनको लगाया कि वो दिनेश खटीक से बातचीत करें और उनके साथ बातचीत करके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लेकर आए उनको। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद दोनों नेता पहुंचे। दिनेश खटीक ने अपनी तमाम सारी समस्याओं को बताया और बताया कि क्यों उनकी नाराजगी है। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी तमाम सारी समस्याओं को, नाराजगी को दूर किया जाएगा। तो पार्टी से किसी भी तरीके से नाराजगी अव्यक्त न करें और किसी भी तरीके से अब कोई बयान न दे। तो ये उनको ताकीद किया गया और उनकी जो तमाम सारी समस्याएं रही हैं उसको लेकर के पार्टी अब मंथन करके उत्तर प्रदेश सरकार को भी कहेगी। अच्छा, लेकिन ये देखना होगा अविनाश की इस बातचीत का असर, क्या दिल्ली का असर लखनऊ पर दिखाई देगा? क्या वो सीएम योगी से भी मुलाकात करने वाले, इसे लेकर के कोई इनपुट आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो पार्टी के जो राष्ट्रीय आलाकमान है उनसे दिनेश खटीक की मुलाकात हो गई, खासतौर से पार्टी अध्यक्ष की। और बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, जो कि पार्टी अध्यक्ष संगठन निर्देश देता है उसको तमाम सारे लोग मानते हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि जो दिल्ली से आदेश निकलेगा उस उत्तर प्रदेश के तमाम सारे मानना तो अलग बात है अविनाश, लेकिन पेच ये फंसता है ना कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वही जल शक्ति मंत्रालय जिनके अंडर में काम करते हैं दिनेश खटीक। क्या खटपट की शुरुआत या जड़ यहाँ से भी माना जा सके, सोर्स ये हो सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को निकलकर सामने आया, उन्होंने खुद जो है मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उन पर जिस तरीके से तमाम सारी बातें कही हैं, तो जाहिर तौर से बात है पार्टी उनसे भी बातचीत करेगी, उनसे भी पूछेगी और तमाम सारी समस्याओं का समाधान करेगी। अब इसमें अगर बात करें तो संगठन के स्तर से भी तमाम सारी रिपोर्ट मांगी जाएगी कि इस तरीके से सरकार के अंदर कामकाज चल रहा है, किस तरीके से सरकार और अधिकारियों के बीच में समन्वय है, कि तमाम सारी। बिल्कुल अविनाश, देखिए उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, दलित होने के नाते मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी नहीं सुन रहे, ये तमाम चीजें हैं जो अच्छा संदेश लेकर के नहीं आ रही है। किस तरीके से अपडेट आएगी, हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया अविनाश, आगे बढ़ेंगे। देखिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये भी इस वक्त चर्चा में है। ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद एक्शन लगातार चल रहा है। कई विवादों के बाद मंत्री जितिन प्रसाद सामने आए, उन्होंने बयान दिया है। जितिन प्रसाद ने कहा कि पीएम और सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ही काम हो रहा है, जहां कोई भी अनियमितता होगी वहां कार्रवाई होगी। जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय नेता से तो कोई भी मिल सकता है। ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियाँ हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं। आगे बढ़ते हैं। आज यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सीएम योगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करने वाले हैं।
22 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशनधारी हैं जिनके परिवार को ये सुविधा मिलने वाली है। इन परिवारों को आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड सभी निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो कैशलेस मुफ्त मिल सकता है, जिसके मद्देनजर कर्मचारियों और पेंशनर्स को, परिवार को, उनके जितने भी हैं वो सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम की बात करें तो सीएम योगी लोक भवन में इस योजना का शुभारंभ करेंगे आज। हालांकि इस मौके पर कुछ कर्मचारी पेंशनर्स को हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा। तो देखिए ये बड़ी सौगात है। जीरो कैश के साथ भर्ती होकर के जो कर्मचारी हैं उनको, जो पेंशनधारी हैं उनको, न सिर्फ उनको बल्कि उनके परिवारजनों को यह सुविधा मिल सकती है। 5 लाख तक के इलाज पर उन्हें कुछ पैसे नहीं देने होंगे और आयुष्मान योजना के साथ ही इसको अटैच किया गया है और इसकी शुरुआत आज करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए इस मौके पर कुछ पेंशनर्स और कर्मचारी होंगे जिन्हें दिया जाएगा कार्ड। तो कुल मिलाकर के आयुष्मान योजना के साथ आज तमाम सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनधारियों को ये सुविधा मिलने वाली है। कैशलेस इलाज हो सकता है। जितने भी आयुष्मान योजना के तहत रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं उनमें एडमिट होने पर 5 लाख तक का इलाज होने पर कैशलेस सुविधा रहेगी और ये बड़ी सहूलियत है। इसकी शुरुआत आज हो जाएगी। कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिल्डर हाजी वसी के बेटे की अवैध इमारत को ध्वस्त करने की खबर आ रही है। केडीए बहुत जल्द एक नोटिस जारी करेगा ध्वस्तीकरण का। जाजमऊ में बनी अब्दुल रहमान की बिल्डिंग अवैध होने की पुष्टि कर चुका है केडीए। कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से वसी के करीबी जो है पप्पू स्मार्ट, जिनका नाम बताया जा रहा है, और इनके भी अवैध निर्माणों पर अब नजर है प्रशासन की। चमनगंज पुलिस ने केडीए से वसी के अवैध निर्माणों का ब्यौरा मांगा है। चमनगंज में 5 जबकि जाजमऊ क्षेत्र में 2 अवैध निर्माण हो चुके हैं चिन्हित। अब इनके ध्वस्तीकरण की तस्वीर कभी भी आ सकती है, क्योंकि प्रशासन ने सब ब्यौरा मांग लिया है। ना सिर्फ वसी बल्कि इसके करीबियों को भी ढूंढा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है पता लगाइए वो लीगल है या इलीगल है। वसी के करीबियों का जिक्र अगर करें तो पप्पू स्मार्ट नाम का शख्स भी आता है। इसके भी प्रॉपर्टीज पर नजर है। केडीए तमाम पेपर्स को खंगालने में जुटा हुआ है कि वो लीगल है या नहीं, कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है तो नोटिस चस्पा करके बहुत जल्द वहां भी ध्वस्तीकरण की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में जब ब्यौरा मांगा गया है अवैध निर्माणों का केडीए से, चमनगंज पुलिस ने कहा है कि आप डिटेल्स खंगालिए और पता लगाइए, तो पता चलता है कि चमनगंज में 5 जबकि जाजमऊ क्षेत्र में 2 अवैध निर्माण चिन्हित हो चुके हैं, यानी इनके कागजात में खामी पाई जा चुकी है। अब आगे की कार्रवाई होगी। केडीए बहुत जल्द ध्वस्तीकरण का नोटिस भी जारी कर सकता है। तो देखिए वसी और उसके करीबियों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। वसी के बेटे के साथ करीबियों की भी प्रॉपर्टी खंगाली जा रही है। और उधर ग्रेटर नोएडा में बिजली विभाग की लापरवाही एक जिंदगी पर भारी पड़ गई। NH 91 पर टूटे एक बिजली के खंभे से ट्रक टकरा गया और इसके चलते ट्रक में करंट उतरने से ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। मामला है बादलपुर थाना क्षेत्र के बसनूली के पास। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ये देखिए तस्वीरें, स्पार्किंग की आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक पोल जिसमें करंट था, इसे दुरुस्त नहीं किया गया था, इससे ये ट्रक टकराया और मौके पर पूरे ट्रक में करंट दौड़ गया। दर्दनाक मौत हुई ड्राइवर जो इस वक्त मौजूद था। तो देखिए ग्रेटर नोएडा से ये तस्वीरें आई। बादलपुर थाना क्षेत्र के बिसुनी के पास ये हादसा पेश आया है और ये बड़ी लापरवाही। ये देखिए ड्राइवर की दर्दनाक मौत हुई है, पूरे ट्रक में करंट उतर गया। तो बिजली विभाग की लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ी है। NH 91 पर टूटे हुए बिजली के खंभे से ये ट्रक टकराने के बाद तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मंजर है जहां एक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। NH 91 पर बिजली का ये टूटा हुआ खंभा जिसे दुरुस्त नहीं किया गया या इसकी जानकारी नहीं रखी गई, रख रखाव नहीं किया गया, लेकिन इसकी जद में आने से एक जिंदगी जरूर छिन चुकी है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पूरे ट्रक में करंट उतरने के बाद ये मंजर सामने है।
चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम की। अगर आज यूपी की बात करें तो भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आज पूरे यूपी में भारी बारिश हो सकती है। आज ही नहीं बल्कि आज के अलावा कल और परसों भी ज्यादा बारिश के अलर्ट जारी किए गए हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है और जिन जिलों में संभावना जताई गई है वो ज्यादातर देवी पाटन मंडल के हैं। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, इसके अलावा पश्चिमी यूपी में भी मथुरा, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर में इन सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध के भी कुछ जिलों में भारी बारिश के अलर्ट है। यानी कुल मिलाकर के पूरे यूपी में बारिश के अलर्ट हैं। यूपी में कल दोपहर के बाद से कई जिलों में रुक रुक करके बारिश तो कहीं मूसलाधार बारिश देखी गई। ऐसे में मौसम विभाग कहता है कि आने वाले 2 दिन तक अभी और बारिश हो सकती है। हालांकि अच्छी खबर है, पूर्वांचल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश का इंतजार लोगों को था। हमने ही आपको खबरें दिखाई किस तरीके से विधायक जी को कीचड़ से नहलाना पड़ा, मेढक मेढकी की शादी। ये तमाम तस्वीरें इसी वजह से आ रही थी क्योंकि मौसम ने सूखे की तरफ ढकेल दिया था तमाम किसानों को। तो ऐसे में मौसम विभाग का ये अलर्ट है कि 23 जुलाई तक बारिश हो सकती है। तो सूखे की मार झेल रहे तमाम किसानों के लिए तो ये अच्छी खबर है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है जल भराव की। यानी माकूल तैयारियां नहीं रहती हैं जब मानसून की, तो जगह जगह जल भराव की तस्वीरें भी आती हैं पूरे प्रदेश में, चाहे वो देवी पाटन मंडल हो, पश्चिमी यूपी के कुछ जिले हों या फिर पूर्वांचल और बुंदेलखंड। बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने तो जारी कर दिया है, लेकिन तैयारी कितनी है बारिश के लिए ये स्क्रीन पर आप देखिए। जगह जगह से अब ये खबरें आने लगी हैं, तस्वीरें आने लगी हैं कि जल भराव की स्थिति है। लेकिन इसी बीच बड़ी तस्वीर ये भी है कि यूपी के कई जिलों में जो धान रोपा गया उसमें पानी की कमी थी, फसलें सूख रही थी, वहां किसानों को राहत जरूर मिली है। अब ये बारिश 2-3 दिन तक और हो सकती है, तो उन किसानों के लिए तो अच्छी खबर है जो इंतजार कर रहे थे मानसून का, बारिश का। तो उनके लिए राहत, तो कई जगहों पर डिपार्टमेंट के लिए आफत, जहां जल भराव से अंडरपास में इतना पानी कि गाड़ियों को ऐसे गुजरना पड़ रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों को, सिक्के के दोनों पहलुओं को हम समझ सकते हैं और मौसम विभाग क्या कह रहा है ये हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। भारी बारिश का अलर्ट है, कल से ही कई जिलों में बारिश है, कहीं मूसलाधार तो कहीं रुक रुक कर। ये थी आज की आवाज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।